हाय दोस्तों ब्लड डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ केयर का, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। दोस्तों ब्लड डोनेशन एक लाइफ सेविंग चीज़ होती है। दोस्तों कई बार देखा जाता है कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया किसी का जिसमें ब्लड चढ़ाने की नौबत आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस दोस्तों किसी और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। कई बार ऑपरेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, तब भी ब्लड चढ़ाने की नौबत आ जाती है। तो मेजर सर्जरीज में भी एक चांस रहता है ब्लड चढ़ाने का। साथ साथ दोस्तों कई अलग अलग किस्म की बीमारियाँ होती हैं। कुछ एक बोन मैरो की प्रॉब्लम्स होती हैं, एनीमिया हो गया सपोज़, कुछ कैंसर्स हो गए, कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट हो गए, तो ब्लड चढ़ाने की नौबत दोस्तों आ ही जाती है कई बार। तो दोस्तों हमें जागरूक रहना है ब्लड डोनेशन के बारे में। दोस्तों हमें सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए, क्योंकि समाज में क्या है कि दोस्तों बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है ब्लड डोनेशन के बारे में, जिससे कि बहुत से लोग जो ब्लड डोनेट करना भी चाहते हैं बेचारे, वो भी हिचकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ एक गलत फैक्ट्स होते हैं जो कि लोगों से सुन के या कहीं पे पढ़ के वो अपने मन में मान लेते हैं, जिससे कि क्या होता है वो ब्लड डोनेट करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो जिससे कि वो किसी की जान बचा सकते हैं लेकिन नहीं बचा पा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 24 ऐसे मिथ्स बताऊंगा, 24 ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ब्लड डोनेशन फैक्ट्स के बारे में, जिससे कि आपकी आंखें खुलेंगी और मैं आपको जो रियल फैक्ट है, जो साइंस से वैलिडेटेड फैक्ट है, वो भी बताऊंगा, ताकि आपके मन में एक विश्वास आएगा, आपको सही नॉलेज मिलेगी और आप ब्लड डोनेशन अगर करने जा रहे हैं तो आप बेहिचक जा पाएंगे, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप जाने का प्लान करना स्टार्ट कर देंगे, अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है तो। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारा काम किया है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हैं ब्लड डोनर्स के लिए कि कौन सी कंडीशंस उनके अंदर होनी चाहिए तभी वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर कोई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं कि जो अगर उनके अंदर हैं तो ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों ब्रीफ में इस बात को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो सारे मिथ्स की बात करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, मैं आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर हम ब्लड डोनर्स की बात करें तो वो नॉर्मली फिट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, उनके अंदर कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि डिसीज़ ब्लड के जरिए दूसरे तक पहुंच जाती है और दूसरे को भी बीमार कर देती है। ब्लड डोनर्स की दोस्तों आइडियल एज 18 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ साथ उनका बॉडी वेट दोस्तों कम से कम 50 किलो 50 केजीज़ के आसपास होना ही चाहिए। दोस्तों उनकी जो पल्स है वो रेगुलर होनी चाहिए, मतलब पल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और 50 से 100 बीट्स पर मिनट उनकी पल्स रेट होनी ही चाहिए। दोस्तों अगर ब्लड डोनर्स के ब्लड प्रेशर की बात करें तो उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, वो 100 से 180 के बीच में होना चाहिए, मतलब 100 से 180 के बीच में होना चाहिए। और जो उनका नीचे वाला ब्लड प्रेशर है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, वो दोस्तों 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, तब वो एलिजिबल हो जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। साथ साथ दोस्तों उनका हीमोग्लोबिन है वो जो 12.5 से ऊपर होना चाहिए, या 12.5 12.5 या उससे ऊपर होना चाहिए, उससे कम हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो ब्लड डोनर्स हैं उन्हें ब्लड डोनेशन के टाइम पे फीवर नहीं होना चाहिए, मतलब बुखार नहीं होना चाहिए, तो उनका बॉडी टेम्परेचर दोस्तों नॉर्मल होना चाहिए। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो उनका जो ओरल टेम्परेचर है, जो मुंह से लेते हैं, वो 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों हम उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं जो अगर किसी पर्सन में हैं तो फिर ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता, इन एलिजिबल हो जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। तो दोस्तों HIV पॉजिटिव होना भी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है। साथ साथ अगर कोई बहुत सीवियर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, सपोज कार्डियक अरेस्ट है, या बहुत अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या कि लीवर की दोस्तों बहुत एडवांस प्रॉब्लम्स हैं, लीवर फेलियर है या क्रोनिक लीवर डिसीज़ है। दोस्तों अगर किडनी की बहुत एडवांस्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्रोनिक किडनी डिसीज़ है, दोस्तों अगर एलर्जी पास्ट में रह चुकी है सीवियर, या आपको ऑटो इम्यून सिस्टम की बहुत अनकंट्रोल्ड प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस दोस्तों अगर अभी है या ट्यूबरकुलोसिस पास्ट में रह चुका है, या दोस्तों अगर अस्थमा की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, अस्थमा के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं दोस्तों, या कोई भी आपको एक्टिव इन्फेक्शंस चल रहे हैं बॉडी में, तो इन सारी कंडीशंस में दोस्तों ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता। साथ साथ दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, या वो महिलाएं जो अपने बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, वो भी ब्लड डोनेट दोस्तों नहीं कर सकती। अगर पिछले 24 घंटे में अल्कोहल का सेवन किया है तो ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। साथ साथ अगर पिछले 1 महीने में कोई इम्यूनाइजेशन लिया है, कोई वैक्सीनेशन लिया है, तब भी ब्लड डोनेशन उस टाइम पर नहीं किया जा सकता। अगर 6 महीने के अंदर के दौरान में कोई टैटू कराया है, कोई बॉडी पियर्सिंग कराई है, तब भी वेट किया जाता है 6 मंथ्स के पीरियड के बाद ही ब्लड डोनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं आप। अगर आपने जो टैटू या पियर्सिंग कराई है वो स्टैंडर्ड जगह से कराई है और बिल्कुल स्टेराइल कंडीशंस प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हुए कराई है तभी। अगर पिछले 6 महीने में रेबीज़ का ट्रीटमेंट हुआ है आपका, या आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मिली है, तब भी आप ब्लड डोनेट इस टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 मंथ्स की जो विंडो है ये निकलना आवश्यक होता है। अगर पिछले 1 महीने में कोई मेजर सर्जरी हुई है या कोई बहुत मेजर डेंटल प्रोसीजर हुआ है, तब भी ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। और वो महिलाएं जिन्हें मिसकैरेज हुआ है पिछले 6 मंथ्स में, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकती हैं, 6 मंथ्स की विंडो के बाद ही कर सकती हैं, अगर बाकी सारी कंडीशंस उनकी फिट हो रही हैं तो। दोस्तों हम मिथ्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ होता है कि ब्लड डोनेशन से दर्द होगा, हर्ट होगा।
तो ऐसा नहीं है, इसमें बस एक नीडल लगाते हैं और आर्म में एक टॉनिके बांधते हैं जिससे कि प्रेशर बनता है, बस उतना ही है। इसके अलावा और इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। अब नीडल लगाने में जो एक चुभने की सेंसेशन होती है, ठीक है, वो तो उस टाइम पर होगी, लेकिन उसके बाद लगातार आपको दर्द हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। दोस्तों अगला मिथ है कि लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन की प्रोसेस बहुत लंबी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा भी नहीं है। आप जब जाएँगे ब्लड डोनेशन सेंटर पे, वहाँ पे फॉर्म वॉर्म भरेंगे, उसमें टाइम बल्कि लगता है। उसके बाद वो आपका सैंपल लेते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं, उसमें भी हल्का सा टाइम लगता है। लेकिन जो ब्लड डोनेशन की एक्चुअल प्रोसेस है दोस्तों, वो लंबी नहीं होती। वो 10 से 15 मिनट में आपका जो ब्लड है वो डोनेट हो जाता है। दोस्तों अगला मिथ है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लड को स्टोर करके हमेशा रखा जा सकता है और जब भी उसकी ज़रूरत हो तो फिर हॉस्पिटल वाले ब्लड को निकाल करके और पेशेंट को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट की शेल्फ लाइफ अलग-अलग होती है। अगर हम होल ब्लड की बात करें तो लगभग 35 डेज़ तक उसे स्टोर करके रखा जा सकता है, उससे आगे नहीं। इसलिए दोस्तों रेगुलर ब्लड डोनेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड को आप मैक्सिमम 35 डेज़ तक के लिए ही होल ब्लड को स्टोर करके रख सकते हैं, उसके आगे नहीं रख सकते। तो ऐसा सोचना गलत है कि मैंने अभी अगर ब्लड डोनेट कर दिया है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग जो है वो कभी भी किसी को काम आ सकता नहीं, उसकी एक शेल्फ लाइफ है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लड का डोनेशन हम साल में सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते वरना वीकनेस आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो ब्लड है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है जो लिक्विड पार्ट होता है और बाकी सेल्स होती हैं। तो जो प्लाज्मा है दोस्तों वो तो 1-2 दिन में ही सारा का सारा दोबारा बन जाता है, बॉडी में रिप्लेनिश हो जाता है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लगभग 4 से 6 हफ्ते में रिप्लेनिश हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लगभग 56 डेज़ के बाद में ब्लड डोनेशन दोबारा कर सकते हैं अगर आप होल ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेशन करके हम सिर्फ एक व्यक्ति की लाइफ ही बचा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्लड के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं और किसी पेशेंट को दोस्तों किसी भी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी को रेड ब्लड सेल की ज़रूरत होती है, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत होती है दोस्तों, किसी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक यूनिट अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो उससे आप सिर्फ एक व्यक्ति की लाइफ बचा सकते हैं। क्या पता अलग-अलग कंपोनेंट्स अलग लोगों को इस्तेमाल हो जाएँ और एक से ज़्यादा लोगों की हेल्थ पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ जाए। दोस्तों बहुत से लोग इस ख़्याल में, इस डर में रहते हैं कि ब्लड डोनेट करने की वजह से उनके अंदर कमज़ोरी आ जाएगी, वो बीमार पड़ जाएँगे, सिक हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ख़्याल अपने मन से हटा दीजिए। ब्लड डोनेट करने के बाद आप नॉर्मली अपना खाना-पीना खाते हैं, सब कुछ अपना नॉर्मल काम-वाम ठीक से करते हैं। हाँ, ब्लड डोनेशन के इमीडिएटली बाद आपको कहते हैं कि थोड़ा-सा आप रेस्ट कर लो, जब आपको ठीक लगे उसके बाद आप उठो, क्योंकि किसी-किसी व्यक्ति को हो सकता है कि हल्की सी कमज़ोरी का एहसास हो जाए या ऐसा कुछ भी। बट अदरवाइज़ इन जनरल इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, इससे कोई सिकनेस नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनफैक्ट जो भी ब्लड का वॉल्यूम लॉस हुआ है वो 1 से 2 दिन में पूरा का पूरा वापस आ जाता है बॉडी में, प्लाज़्मा दोबारा बन जाता है और जो भी सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स वगैरह, वो सब 4 से 8 हफ्ते में पूरी की पूरी बन जाती हैं। तो इसमें कोई ऐसी सिकनेस वगैरह नहीं आती, आप अपना काम-वाम सब कुछ बिल्कुल ठीक से कर सकते हैं। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि अगर वो कोई भी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो ब्लड डोनेट वो नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है। हाँ, कुछ एक मेडिसिन्स होती हैं जो अगर आप ले रहे हैं तो आप ब्लड डोनेट फिर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एंटीप्लेटलेट मेडिसिन होती हैं या कुछ एंटीकोगुलेंट मेडिसिन्स होती हैं। जो भी मेडिसिन्स इस तरह की होती हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह में अपना प्रभाव डालती हैं, उन्हें नॉर्मली अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको ब्लड डोनेट नहीं करना होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी मेडिसिन्स जो भी हैं दुनिया में, उनमें से कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसलिए अपने डॉक्टर से आप बात करेंगे या ब्लड बैंक जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पे आप बात करेंगे तो आपको बता देंगे कि क्या आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों कई लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेशन करने की वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक मिथ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। जब ब्लड डोनेट करते हैं दोस्तों तो आपकी बॉडी में एक नीडल लगाई जाती है आपके आर्म में, वेन में इनफैक्ट, जहाँ से कि ब्लड निकलता है। तो जो दोस्तों ये वाली जो नीडल है ये बिल्कुल सेफ़ होती है, स्टेराइल होती है और पूरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के लगाई जाती है ठीक से उस जगह में। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेयरिटी है इस चीज़ की। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वहाँ पे थोड़ी रेडनेस रहे या वहाँ पे हल्की-फुल्की स्वेलिंग हो जाए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर मैं ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ तो मुझे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों कई सारे लोग समझते हैं कि अगर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, अगर मुझे हाइपरटेंशन है तो मैं ब्लड डोनेट कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसा कोई भी बिल्कुल ब्लैंकेट फैक्ट नहीं है। मतलब इसमें भी जैसे मैंने शुरू में बात करी थी कि इसमें भी ब्लड प्रेशर के लेवल्स होते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से 180 के बीच में है, मतलब जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, और अगर डायस्टोलिक जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो अगर 50 से 100 के बीच में है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों के मन में ये फैक्ट होता है कि अगर हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है हमारी बॉडी में, अगर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तब भी हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, ये हानिकारक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल होने के बावजूद ब्लड डोनेट किया जा सकता है। दोस्तों कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड रिसीव करने की वजह से इन्फेक्शंस आने के चांस होते हैं बॉडी में, मतलब ब्लड के ज़रिए इन्फेक्शंस आ सकते हैं। तो दोस्तों जो भी ब्लड किसी पेशेंट को चढ़ाया जाता है वो प्रॉपर्ली टेस्ट कर लिया जाता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है।
और जब सारे के सारी गुणवत्ताओं पे वो ब्लड खरा उतरता है उसके बाद ही वो ब्लड किसी पेशेंट में चढ़ाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन ब्लड चढ़ाने के जरिए पेशेंट तक पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप फैक्ट्स को दोस्तों समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों कई सारे लोग समझते हैं कि ब्लड डोनेट करने की वजह से उनके अंदर फर्टिलिटी कम हो सकती है और उन्हें इंपॉर्टेंस हो सकती है। ऐसा पुरुष समझते हैं कि उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जो शारीरिक सेक्सुअल कमजोरी आ सकती है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको इस फैक्ट पे कोई यकीन नहीं करना है, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। ठीक है, ब्लड डोनेट करने से आप बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं आती, ब्लड डोनेट करने से आपके अंदर कोई भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आती, आप उसी तरह से फर्टाइल रहते हैं और आपकी पोटेंसी भी उसी तरह से रहती है जैसी ब्लड डोनेट करने के पहले थी। इसमें कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनफ लोगों ने ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर रखा है तो और ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत है ही नहीं बॉडी में। उसी जो ब्लड डोनेट हुआ है उसी से अलग अलग कंपोनेंट्स निकाल करके और अगर मरीजों को चढ़ाते जाएंगे तब भी सारा काम चलता रहेगा और अलग से ब्लड डोनेट की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं होती जितनी हाई तौबा मची रहती है। दोस्तों ये वाला फैक्ट बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जो भी दोस्तों ब्लड डोनेट किया जाता है उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उनकी सबकी शेल्फ लाइफ अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो डोनेटेड रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ लगभग 42 डेज़ की होती है, 42 दिनों की होती है। जो दोस्तों डोनेटेड प्लेटलेट्स होती हैं उनकी शेल्फ लाइफ लगभग 5 दिनों की होती है। इसके बाद ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए ब्लड डोनेशन दोस्तों रेगुलर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार ब्लड डोनेट कर दिया है तो फिर वो चीज़ आगे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को ब्लड डोनेट करने। तो दोस्तों ब्लड डोनेशन रेगुलर होना ज़रूरी है। जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं अगर उनका डोनेशन कर रहे हैं, अगर किसी पेशेंट के लिए आप प्लेटलेट दे रहे हैं तो वो भी चीज़ रेगुलर डोनेट होना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आपने आज प्लेटलेट दे दी तो वो प्लेटलेट 1 साल बाद किसी को चढ़ा दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी शेल्फ लाइफ है, अगर तब तक पेशेंट को चढ़ गई तो ठीक है, वरना वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। नॉर्मली ख़राब नहीं होती बिकॉज डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लड डोनेशन एक कांस्टेंट प्रोसेस होनी चाहिए क्योंकि बीमारियां तो होती ही हैं, बीमारियां तो ख़त्म नहीं होती हैं। तो अगर बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं तो ब्लड की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो रही है और अगर रिक्वायरमेंट बनी हुई है तो फिर डोनेशन भी बना रहना चाहिए। दोस्तों बहुत से लोग समझते हैं कि अगर टैटू कराया हुआ है या अगर बॉडी में पियर्सिंग कराई हुई है कोई तो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। आपको एक अच्छी जगह से, मतलब स्टैंडर्ड जगह से ये चीज़ें करानी चाहिए जहाँ पे कि स्टेराइल नीडल यूज़ करते हैं, जहाँ पे कि एक टाइम पे यूज़ होने वाली सारी डिस्पोजेबल चीज़ यूज़ करते हैं और जहाँ से इन्फेक्शन के चांस नहीं होते। साथ साथ अगर 6 मंथ्स का पीरियड क्रॉस हो गया तो फिर आप सेफली ब्लड डोनेट कर सकते हैं अगर आपने बाकी सारी कंडीशंस को फुलफिल किया हुआ है तो। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि अगर डायबिटीज़ की बीमारी है तो ब्लड डोनेशन किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट भी सही नहीं है। अगर आपके डायबिटीज़ की बीमारी कंट्रोल में है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, जो लोग इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं या जिन्हें डायबिटीज़ की वजह से कुछ बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके ऑर्गन्स में कुछ डिसफंक्शन है, उन लोगों को ज़रूर ऐसा होता है कि वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, बट इन जनरल ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसी कंडीशन है दोस्तों, आपको हमेशा बता करके चलना चाहिए ताकि आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो उसके लिए वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा वो ज़्यादा अलर्ट होगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं या आपको घबराहट हो रही है या आपको कुछ भी इस तरह का कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, तो वो लोग ज़्यादा अलर्ट पे रहेंगे। दोस्तों बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि अगर वो स्मोकिंग करते हैं या अगर वो अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट गलत है। ब्लड डोनेशन वो कर सकते हैं। हाँ, इतना होता है कि एक दिन पहले, मतलब 24 घंटे पहले अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई बार लोगों को लगता है कि अगर कोई थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी ब्लड डोनेशन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम खतरनाक वाली नहीं है, मतलब कि नॉर्मल थायराइड की प्रॉब्लम है और उसका इलाज चल रहा है और आपके थायराइड के हार्मोन के लेवल बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल ठीक ठाक नहीं है या अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम अंडर इवैल्यूएशन है या अगर आपकी थायराइड की प्रॉब्लम दोस्तों थोड़ी सी डेंजरस वाली है, मतलब कि कुछ सीवियर ऑटो इम्यूनिटी की वजह से है या जो प्रॉब्लम का स्तर है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तब आप नहीं कर सकते। दोस्तों बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो मेरा ब्लड टाइप है, जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है, तो इसका मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रेयर ब्लड ग्रुप वालों को ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये वाला फैक्ट दोस्तों गलत है। आप खुद ही सोचिए, अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो कॉमन ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा लोगों में है, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को उस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो बीमार पड़ रहे हैं या ज़्यादातर लोग जिनका एक्सीडेंट हो रहा है, जिन्हें ब्लड चढ़ाने की नौबत है, उनके अंदर कॉमन ब्लड ग्रुप ही होगा। तो ऐसा सोचना गलत है कि चूंकि मेरा कॉमन ब्लड टाइप है, कॉमन ब्लड ग्रुप है जो समाज में ज़्यादा पाया जाता है, तो मुझे ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। भाई डिमांड भी ज़्यादा है उस वाले ब्लड ग्रुप की, तो आपको करना ही चाहिए। हाँ, अगर आपका रेयर ब्लड ग्रुप है तब भी आपको डोनेट करना ही चाहिए क्योंकि अगर किसी पेशेंट को रेयर ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है तो फिर उस ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट तभी पूरी हो सकती है जब किसी रेयर ब्लड ग्रुप वाले ने वो डोनेट किया हो, तो वहाँ पर भी आपका फ़र्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब इर्रेस्पेक्टिव है कि अगर आपका चाहे कॉमन ब्लड ग्रुप हो या आपका रेयर हो, ब्लड डोनेशन करना ही करना है क्योंकि दोनों तरह से आप फुलफिलमेंट कर पाते हैं, दोनों तरह के पेशेंट्स होते हैं।
दोस्तों लोग समझते हैं, कई बार एक मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ब्लड डोनेशन लगातार करने से जो इम्यून सिस्टम है हमारा वो कमज़ोर हो जाएगा, हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो वीक हो जाएंगी, वो जल्दी जल्दी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल गलत फैक्ट है, बिल्कुल भी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्लड डोनेट करने से आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स कमज़ोर होती हैं या आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है या आपको जल्दी बीमारियाँ होने के चांस लग जाते हैं, ये सब कुछ गलत है। दोस्तों कई बार पेशेंट्स ये सोच के ब्लड डोनेट नहीं करते कि ब्लड डोनेट करने की वजह से वेट गेन हो जाएगा, मतलब वज़न बढ़ जाएगा। ये वाला एक कॉस्मेटिक ख्याल उनके मन में आ जाता है और बस वो परेशान हो जाते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो वज़न बढ़ जाएगा। ये कहाँ से उनके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है? बस सुना करके आस-पास से कहीं कुछ पढ़ लिया इधर-उधर, कहीं कोई भी यूट्यूब में किसी ने वीडियो बना दिया, देख लिया तो बस मन में ख्याल बैठ गया। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लड डोनेट करने से वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। आपको इस ख्याल से बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों कई बार लोग समझते हैं या सिर्फ अपना दिमाग लगाते हैं कि ब्लड डोनेट करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में खून की सेल्स बनाना स्टार्ट कर देगी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह वो ज़्यादा बनाना शुरू कर देगी, तो उनका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से भी बॉडी में कुछ अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बिल्कुल गलत फैक्ट है दोस्तों, इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। आपको इस फैक्ट पे बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी अपने हिसाब से काम करती है और जितनी सेल्स की ज़रूरत होती है उतनी ही बनाती है, उससे ज़्यादा नहीं बनाती। दोस्तों कई बार लोग समझते हैं कि ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही होती है, तो किसी प्लान्ड केस में नहीं होती। मतलब अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, कुछ अगर अभी अभी की सिचुएशन है तभी ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वरना नहीं होती। गलत फैक्ट है दोस्तों, बहुत सारे प्लान्ड प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें कि ब्लड डोनेशन चाहिए होता है। और आप ये भी फैक्ट समझो कि अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो पहले वो ब्लड कलेक्ट होगा, फिर उस ब्लड की टेस्टिंग की जाएगी, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद वो जब ठीक ठाक होगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके हॉस्पिटल तक लेके जाया जाएगा। इन सारी चीज़ों में दोस्तों टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अभी कोई एक्सीडेंट हुआ है या अभी किसी का ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो अभी रिक्वायरमेंट आई है तो फिर अभी ब्लड डोनेट करेंगे तो वो ब्लड फटाफट चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपने अभी ब्लड डोनेट किया दोस्तों वो वाला ब्लड फिर अभी कलेक्ट किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा और जब वो सारी की सारी वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरेगा फिर वो हॉस्पिटल में स्टोर कर लिया जाएगा और किसी फ्यूचर में किसी पेशेंट को जिसको ज़रूरत है उसे चढ़ाया जाएगा। दोस्तों कई बार लोगों को ये भी एक मन में मिथ होता है कि ब्लड जो है वो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मतलब कि साइंटिफिकली ब्लड या ब्लड जैसा कुछ बनाया जा सकता है जो पेशेंट्स को चढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमें ब्लड डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वाला फैक्ट गलत है। कोशिशें बहुत हुई हैं लेकिन ऐसा कोई भी सब्सटेंस अभी तक नहीं बनाया जा सका है जो ब्लड के जैसा काम करे। तो अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों तो वो ह्यूमन ब्लड ही पूरी कर सकता है और कुछ भी पूरी नहीं कर सकती चीज़। दोस्तों ब्लड एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है जिसके अंदर लाइफ सेविंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर दोस्तों बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, प्रोटीन्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं दोस्तों, सेल्स कितनी अलग अलग तरह की होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका काम ही अलग है, इन्फेक्शंस के साथ फाइट करना है, प्लेटलेट्स हैं जिनका काम ही अलग है ना, ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करनी है, क्लॉटिंग करने में हेल्प करनी है, रेड ब्लड सेल्स है काम ही अलग है, अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसमें ऑक्सीजन घुलती है तो जिससे हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, हमारी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। तो दोस्तों ब्लड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी न किसी ह्यूमन के ब्लड डोनेशन से ही पूरी हो सकती है और किसी तरह से पूरी नहीं हो सकती।